हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है। तो आज हम नए वीडियो पे आ चुके हैं जिसका नाम इसके ऊपर होगा, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं बोर्ड में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर कितना टॉर्क लगेगा, इस सब के बारे में हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक। इसके अंदर एक डाइपोल रखा गया है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा गया है थीटा एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका एंगल कितना है, थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका एंगल कितना है, थीटा है। यहाँ पे मान लो मेरा पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल है और यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल है, ठीक। इसका लेंथ कितना है, 2L है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का L और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला L, 2L का आधा तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सेंटर पे ये चीज, ठीक। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, दोनों के ऊपर। तो इस चार्ज के ऊपर भी क्या इधर फोर्स लगेगा, कितना लगता है भाई, QE। जितना चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स की वैल्यू आती है, QE फोर्स लगता है। वैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, तो समथिंग हियर लगेगा, है ना, QE। तो ये दो फोर्स लग रहे हैं दोनों के ऊपर। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट क्या था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो दोनों चार्ज भी इक्वल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों फोर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल experience equal and opposite force at both ends। दोनों एंड पे क्या लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, लेकिन फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, यहाँ पे नेट फोर्स है मेरा 0, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि बॉडी किसी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर रहा, मतलब अपनी पोजीशन से ट्रांसलेट, मतलब यहां से यहां नहीं जा रहा, चल नहीं रहा, या आगे या पीछे कहीं भी चल नहीं रहा, इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। तो बॉडी डाइपोल आर इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ड्यू टू F net 0, ठीक है। F net 0 की वजह से क्या है, बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। लेकिन एक मिनट, ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। ये वाला फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, ये वाला फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब दो फोर्स का दो इक्वल फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ड्यू टू different line of action of both forces, dipole experience टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। अब टॉर्क क्या करता है, ड्यू टू दिस टॉर्क dipole rotate about सेंटर। अपने सेंटर के अबाउट क्या करेगा, ये
रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज से समझ जाओ। जब दो फोर्सों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, तो बॉडी पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। टॉर्क की वजह से बॉडी क्या करता है, रोटेट करने लगता है अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसके अलोंग क्या करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, रोटेट कर, तो रोटेशन में आ जाएगा ये। तो कितना रोटेट करेगा, हमें वही सब निकालना है कि इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, इसके ऊपर कितना टॉर्क लगा, हमें ये निकालना है। मेनली क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि एक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो हम वही निकाल रहे हैं। तो नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, पता होगा आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेट टॉर्क क्या होता है, टाउ। तो यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स में इधर लग रहा है ना, तो ये क्या चाहता होगा कि इसको मैं इधर घुमाऊं, फोर्स ऐसे की तरफ लग रहा होगा, तो ये क्या चाहता होगा मैं इसको इधर घुमाऊं, है ना जी। ऐसे घूमेगा ना, आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो क्या ऐसे गोल घूमेगा, तो इधर की तरफ घूमेगा क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, और इस वाले एंड इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो इधर की तरफ घूमेगा। तो देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये वाला फोर्स भी इसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो दोनों का टॉर्क मैं ऐड कर दूंगा। तो टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट प्लस टॉर्क ड्यू टू सेकंड, दोनों के टॉर्क को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है उसको भी, और यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है उसको भी, दोनों को टॉर्क को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है मेरा, आपको पता होगा, 11th क्लास में पढ़ रखा होगा आपने ये। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो फोर्स से हमें फोर्स से निकालना है, क्योंकि फोर्स पता है ना हमें किसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, ये अलग चीज है। इसी कहानी किसना क्वेश्चन आएगा भी, चीज को याद रखना। टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, हम इसके अंदर ये यूज करें क्योंकि हमें फोर्स पता है। ठीक है, यही कहानी है। अच्छा जी, तो टाउ वन की वैल्यू क्या होगी, मेरा फोर्स कितना लग रहा है, QE, फोर्स कितना लग रहा है, QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये थीटा, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, ये होगा ना। तो ये वाला क्या होगा मेरा, देखो ये वाला थीटा, तो इसकी तरह वाला cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा मेरा, sin थीटा। तो ये मेरा पूरा L है, तो ये क्या होगा मेरा L sin थीटा, क्या होगा मेरा L sin थीटा, इधर L cos थीटा। तो हमें तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए ना। देखो इसके दो कंपोनेंट उठेंगे, ये L है मेरा, इसके दो कंपोनेंट, इधर L cos थीटा, इधर L sin थीटा। तो हमें परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से मतलब है, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा इसका। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, L sin थीटा। ठीक है, वही कहानी इसके साथ भी होगा। ठीक है, इसका भी यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, तो ये वाला थीटा, तो ये भी थीटा, इधर cos थीटा, इधर L sin थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, QE L sin थीटा। होगा नहीं होगा, दोनों इक्वल है, तो मेरा Q नेट कितना आ जाएगा, अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, 2Q LE sin थीटा लिख सकता हूं। और आपको याद आ रहा होगा 2QL क्या होता था, P होता था। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा मेरा, PE sin थीटा। लो जी, ड्राइव हो गया फॉर्मूला, बहुत बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में ये। ठीक है, तो किसी भी डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतना टॉर्क लगता है। ठीक, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आपने याद होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई दो वेक्टर का AB sin थीटा है, AB sin थीटा होता था, क्या होता था, एक वेक्टर अगर AB sin थीटा होता था तो इसको हम क्या बोलते थे, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते थे। ठीक है, अब ए बी लिखते थे या बी भी लिखते थे, वो डिपेंड करता था फोर्स के ऊपर कि हमें जो डायरेक्शन है कहाँ है, ए से बी की तरफ जाने पे आ रहा है या बी से ए की तरफ जाने पे जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता था इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो इस केस में देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इसका डाइपोल मोमेंट पी इधर होगा, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, तो इसका डाइपोल मोमेंट पी ये वाला होगा, है ना, और ये वाला ई। तो अगर अपने राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड पाम रूल, याद है राइट हैंड पाम रूल, कहाँ जा रहे हैं, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये मेरा पी ई, पी से ई की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पी से ई की तरफ, घूम भी क्लॉकवाइज रहा है, तो अपने हाथ को, राइट हैंड को मैं कैसे घुमाऊंगा, पी से ई की तरफ, कहाँ जाऊंगा, पी से ई की तरफ, तो डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, पी से ई की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी देखो, इस वाले केस में देख सकते हो, पी ऐसे है, ई इधर, तो पी से ई की तरफ जाएंगे, इस केस में डायरेक्शन सेम आ रहा है, पी से ई की तरफ जाएंगे, है ना जी, पी इधर है तो उंगली को इधर घुमाऊंगा ना मैं, इधर जा रहा है तो पी से ई की तरफ जाएंगे, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया था, ये बताया मैंने। अच्छा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इसको मैं क्या लिखूं, P क्रॉस E लिखूं या फिर E क्रॉस P लिखूं, बताओ।
अगर मैं E क्रॉस P लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं E से P की तरफ जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? E से P की तरफ जा रहा हूं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, इसमें कहां हो रहा है कि वेक्टर P से E की तरफ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है P की तरफ। ये वाला मेरा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता था बच्चों को, इनफैक्ट मेरे को भी टाइप का होता था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो ये होता है मेरा डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट क्या हो सकता है खुद देख सकते हो, जो फोर्स का यूनिट होता है वो भी टॉर्क। टॉर्क भी क्या है? एक तरह का फोर्स है। ठीक है, टॉर्क भी क्या एक तरह का फोर्स है, तो इसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आसान डेरिवेशन है, मतलब 2 लाइन में पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो समझ सकते हो बहुत आसान डेरिवेशन है। पॉज करके नोट करो इसको। कर लिया? याद रखना कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता। क्यों टॉर्क 0 नहीं होता? क्यों? क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। यहां से 1 नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक, पॉज करके नोट करो इसको। कर लिया? चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर जो एग्जाम में ज्यादातर पूछ सकता है ये। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, पूरा कराया मैंने, सारी बातें लिखवा के। ऐसे ही लिख जाओगे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम में। ठीक, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। किसी भी डाइपोल के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? किसी भी डाइपोल के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो अभी मैंने एक टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ाया था अभी आपको। क्या पढ़ाया था? P E sin थीटा। ठीक है, तो मुझे टॉर्क को मैक्सिमम करना है। E की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, P की वैल्यू तो ऐसे चेंज नहीं होगी, तो मैं किसको वैरी करके इसकी मैक्सिमम छोटी ज्यादा कर सकता हूँ? sin थीटा को। तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए sin थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर केस के लिए। तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? जब मेरा sin थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। sin थीटा क्या होगा? मेरा मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। sin थीटा मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पे। थीटा की वैल्यू जब कितनी हो, माफ करना, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो तो sin थीटा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कितना होता है? 1 होता है। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस में 1 हो सकती है। तो 90 डिग्री पे 270 डिग्री, 90 डिग्री पे 1 होती है, 270 डिग्री पे -1 होती है। ठीक है, ये सब तो पता होगा sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? P E, इसकी वैल्यू 1, तो P E इसकी टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी। कब होगी? जब हम इसको डाइपोल को कैसे प्लेस करेंगे? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मतलब कहने का ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मुझे डाइपोल को कैसे प्लेस करना पड़ेगा? ऐसे प्लेस करना पड़ेगा। ये मान लेता हूं, मेरा थोड़ा छोटा करो यार। ठीक, मान लेता हूं मैं क्या है, यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? ऐसे होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ऐसे होगा। या तो इसको मैं ऐसे प्लेस कर सकता हूं, या तो मैं इसको ऐसे प्लेस कर सकता हूं कि माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ पे और माइनस क्यू यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री केस है, यहाँ पे 270 डिग्री एंगल है। तो अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। व्हेन डाइपोल प्लेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो थीटा होता है ना, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के बीच का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। तो ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, मतलब इतना हलवा सवाल आएगा। ठीक है, तो यहां से कर सकते हो, ये आता है मोस्ट ऑफ द केस में एग्जाम में, यही सब पूछता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट इज द orientation of dipole to electric field? What orientation of dipole to electric field when torque is half of its maximum value? अपने मैक्सिमम वैल्यू का टॉर्क क्या हो? हाफ हो। ठीक है, अपने मैक्सिमम वैल्यू का टॉर्क क्या हो? हाफ हो। उस टाइम हमारा ओरिएंटेशन क्या होगा? ओरिएंटेशन मतलब जो डाइपोल मोमेंट का थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो क्या होगा? ठीक है, मतलब जो थीटा एंगल बन रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में, कितने का एंगल बन रहा है वो बताना है हमें। ये चीज फील हुआ था ना कि कैसे टॉर्क 0 हो रहा होगा, आसान था वो तो, डेरिवेशन बहुत सस्ता डेरिवेशन था यार। ठीक है, समझ तो आ गया होगा। आंसर इसका क्या हो सकता है? सोच के देखो। व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल
टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द टॉर्क हाफ ऑफ इट्स द मैक्सिमम वैल्यू, उसके मैक्सिमम वैल्यू का जो टॉर्क हो क्या हो, हाफ हो। तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब टॉर्क मैक्सिमम का हाफ हो, मैक्सिमम का क्या हो, हाफ हो, मैक्सिमम का हाफ हो। टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, टॉर्क मैक्सिमम का हाफ हो। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क हमारा मैक्सिमम होता है पीई साइन 90 डिग्री, पीई होता है, मान लेते हैं, सीधे बोल सकते हैं हम पीई बाई 2। टॉर्क क्या होता है मेरा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पता है ना पीई कैसे हो रहा है, अभी मैंने किया था शायद ये था, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टॉर्क है मेरा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा पीई अपॉन में 2, पीई से पीई मर गया, साइन थीटा कितना आ गया 1/2। साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो ठीक है। तो अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पर रखेंगे तो उस समय जो टॉर्क होगा डाइपोल के ऊपर मैक्सिमम का हाफ होगा। तो इतने अच्छे सवाल, इतना सस्ते सवाल आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो ज्यादा सवाल पूछा गया आज तक। नोट करो पॉज करके, इसको कर लिया। चलो यहीं से एक और सवाल आ सकता है, देखो इस सारे बोर्ड में पूछा गया सवाल, अभी जेई का कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ाया हमने, ठीक है, सब बोर्ड में पूछा गया सवाल है, पूरा बोर्ड के ऊपर ही ऑलरेडी। इसमें से जेई में ना सवाल आते हैं तो बहुत अच्छे आते हैं, अभी दिखाएंगे, वो भी देखेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए जेई क्वेश्चन के लिए, अभी तो बोर्ड वालों को थोड़ा सा कराते हैं उसके बाद, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कंसेप्ट के लिए भी, ठीक है, कंसेप्ट बहुत जरूरी है यहाँ का। क्या कह रहा है, देन वाज द टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मिनिमम, उसमें मैक्सिमम था मिनिमम, कि क्या ओरिएंटेशन हो डाइपोल का, क्या ओरिएंटेशन हो इलेक्ट्रिक फील्ड से कि उसके ऊपर टॉर्क मिनिमम लगे। तो वही फॉर्मूला हमारा सिंपल घिसा पिटा सा फॉर्मूला क्या रहेगा, पीई साइन थीटा, ठीक है। साइन, अगर टॉर्क को मिनिमम होने के लिए साइन थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा, टॉर्क मिनिमम, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, साइन थीटा मिनिमम। साइन थीटा मिनिमम कब होता है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तब क्या होगा मेरा टॉर्क मिनिमम होगा। इसको हम ग्राफिकली डायमेट्रिकली देख सकते हैं, डायग्रामेट्रिकली क्या हो सकता है ये, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या, कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा मेरा, इधर होगा, ये मेरा माइनस ए प्लस, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे बनेगा मेरा पी, तो दोनों क्या एक ही डायरेक्शन है, बोल सकता हूं पी इज पैरेलल टू ई, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। या फिर एक ऐसे केस हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, 180 डिग्री भी तो cos थीटा 0 होता है, cos थीटा कितना होता है, 0 होता है 180 डिग्री पे भी, ठीक। एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया इसको, ई ये कहानी है, इस पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल, मतलब एंटी पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो डाइपोल मोमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो प्लस वाला इधर कर दो, माइनस वाला इधर कर दो, ये मेरा क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ। ये कितना है, एंटी पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो ये दो केसेस बनते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो तो 180 डिग्री हो, तो क्या होगा, मिनिमम होगा। अच्छा, ये क्या है, स्टेबल है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, किसमें है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। देखो उसमें इसमें क्या था, रोटेशन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम था, नेट फोर्स के 0 का मतलब क्या होता था कि वो उसमें क्या था, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आगे नहीं बढ़ रहा था। अब टॉर्क इसके कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कि अभी घूमेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के फोर्स देखो इक्वल लग रहे हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो टॉर्क भी क्या हो गया इस केस में, 0 हो गया, टॉर्क भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, वहां पे घूमेगा भी नहीं है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम, तो ये घूमना बंद। इसमें भी देखो ये पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स कहां लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज पे कैसे फोर्स लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे फोर्स लगेगा। तो दोनों चार्जों को हम ऐसे दबा रहे हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये भी क्या करेगा, ना घूमेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ठीक है, एक जगह पे स्टिल रहेगा। तो ये क्या है, मेरा कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ना बॉडी आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बिल्कुल ना घूम रहा है ना कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल एक जगह पे है अपना, स्टिल है, ठीक। इसको बोलते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी क्या है, 0 है। नेट टॉर्क 0 नहीं है,
फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क भी क्या है इस केस में जीरो है। यहां सवाल आता है कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा इक्विलिब्रियम में है, ये या फिर ये। यहां से कंसेप्ट बन के आता है मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको माफ करना है, ठीक है जी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसे यहां पर हुई है, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो कुतुब मीनार पे खड़ा है और एक दूसरा इंसान कुतुब मीनार के नीचे खड़ा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल फील करेगा? दोनों रुके हुए हैं तो दोनों स्टेबल, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है? जो नीचे है, जो नीचे है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसे डर कम है, लेकिन जो ऊपर है उसे डर लग रहा है भाई उतनी ऊंचाई को देख के। या इसको यूं समझ सकते हो कि अगर मेरे पास एक बॉल है तो इस बॉल के ऊपर एक चीज है रखी हुई है, कोई भी चीज रखी हो, और एक बॉल के नीचे है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? जो यहाँ पे है। ये जरा सा इधर होगा तो गिर जाएगा, या फिर जरा सा इधर हो तब भी गिर जाएगा, लेकिन ये क्या है, इसको इधर जाएगा वापस यहीं पर आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे वापस यहीं पर आ जाएगा। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? जो नीचे हुआ। तो इन केस में ज्यादा दोनों एक है तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन ज्यादा इक्विलिब्रियम है, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। अब इसको हम देखो पोटेंशियल एनर्जी से बताएंगे, अगला चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो एग्जाम में पोटेंशियल एनर्जी से पूछा जाता है कभी कभी, तो उसको वहां से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है। तो इन दोनों में से कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम? अच्छा देखो, लेट सपोज इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, क्या किया इसको, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब फोर्स कैसे लगेगा इसके ऊपर? इधर की तरफ लगेगा। इस पे कैसे लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, है ना जी। इसको जब मैंने मोड़ा, ऐसे मोड़ा, यूं घुमाया, ये देखो ये मार्कर रखा था ऐसे था, ठीक है। इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा घुमाया तो ये नेगेटिव चार्ज है। फोर्स कैसे लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इसके ऊपर इधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, क्या होगा? ये घूमेगा, तुरंत इसको ऐसे कर देगा, ठीक है। तो इनको जब मैंने जरा से इसको ऐसे था, ये जरा से ऐसे किया वापस ऐसे हो गया, जरा से ऐसे किया वापस ऐसे हो गया, तो वापस से अपनी जगह पे आ जा रहा है। तो ये क्या है मेरा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि तुरंत अपने जगह पे आ जा रहा है। इस केस में देखो क्या होगा, प्लस इधर, इसको इधर, तो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये ऐसे था बिल्कुल स्टेबल में था, इसको मैंने हल्का सा ऊपर किया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर है, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। इस बार क्या होगा? ये पूरा घूम जाएगा। क्या होगा ये? इस बार ये पूरा फोर्स इधर लगेगा तो भाई इधर जाएगा ना, ये घूमेगा इधर की तरफ, टॉर्क इस पे इधर की तरफ, तो ये पूरा घूम जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा घूम रहा है, वापस अपनी जगह पे आ जा रहा था हिलाने पे, लेकिन ये क्या हो जा रहा है? पूरा घूम जा रहा है। ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो जब एंगल थीटा डिग्री, थीटा जब होगा 0 डिग्री तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? ठीक है। एक चीज और याद रख लो यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अलाइन टू डाइपोल इन ऑन डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल को हमेशा अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। जैसे यहां पर देखो, नेगेटिव चार्ज हल्का सा मोड़ा वापस अपने डायरेक्शन, हल्का सा मोड़ा वापस अपने डायरेक्शन में आ गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपने डायरेक्शन में रखना चाहता है। इस केस में देखो, इसको हल्का सा मोड़ा, घूम गया पूरा, अब क्या हो गया? नेगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर, तो वापस से क्या होगा? स्टेबिलिटी मिलेगी इसको। अब हल्का से करेंगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले पॉजिटिव इधर इधर, हल्का सा ऊपर, क्या पूरा घूम गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता था? इसको मैं अपने फील्ड में अलाइन कर लूं, तो इसने पूरा घुमा दिया इसके लिए। अब पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, इसको हल्का सा करेंगे तो नेगेटिव इधर फोर्स, पॉजिटिव वापस से ऐसे आ जाएगा, ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ठीक। आया समझ में? इसमें एक और देखो हम पढ़ा देता हूँ, ऑल्दो अभी यूज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है पीई कॉस थीटा होता है, और इसका भी होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पीई। पोटेंशियल एनर्जी को हम उसमें यू से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाएंगे? यू से, पीई कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो स्टेबल कौन होगा? जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा, वो क्या होगा मेरा? स्टेबल होगा। अनस्टेबल कौन होगा? जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, अनस्टेबल कौन होगा? जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, ये देखो माइनस भी होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू 1 होती है तो क्या आएगा मेरा? माइनस पीई आएगा। ये 0 की वैल्यू 1 होती है, इसमें क्या आएगा? माइनस पी पहले से था और कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस होती है, क्या हो जाएगा? पी। तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है? ये पीई है, ये माइनस पी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है ना, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल है ये, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं इस चीज को, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक। पॉज करके नोट करो। हाँ अच्छा, एक और चीज देख लो यहाँ से,
हमने क्या देखा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम होता था तो टॉर्क की वैल्यू क्या आती थी, पीई आती थी, है ना। मैक्सिमम टॉर्क कितना आता था, पीई आता था। तो यहां से मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक और डेफिनेशन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डेफिनेशन में लिखवाई थी, प्रोडक्ट इनटू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क एक्सपीरियंस ऑफ एन डाइपोल प्लेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग यूनिट स्ट्रेंथ। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है। कब, जब हम डाइपोल को परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। देखो पी होगा, जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो वो टॉर्क के इक्वल होगा, इतना उसके ऊपर टॉर्क लगेगा उसके बराबर होगा। कब, लेकिन इसके केस में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिटी होना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिटी कर दूंगा तो देखो टॉर्क किसके बराबर आ गया, पी के बराबर हो गया। तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर आ गया, टॉर्क के बराबर आ गया। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यूनिटी हो। तो एक अच्छा तरीका, बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं ये डेफिनेशन बनाने वाला तरीका। तो यहां से ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क। पॉज करके नोट करो, कर लिया। चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। चलो जी, बस कंसेप्ट इतना ही था आज का। देखो ये ना जो पढ़ा ना पूरा बोर्ड के लिए था। जिसको बोर्ड के लिए पढ़ना था वो यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकता है, लेकिन इसको जेईई मेंस अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए आगे यहाँ पर वेलकम है। ठीक, यहाँ था वो पूरा बोर्ड के लिए था, पूरा बोर्ड से ओरिएंटेड था। ठीक है, अब जिसने ये पढ़ लिया उसके लिए तो वो सब क्वेश्चन आसानी होंगे। चलो इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कहा है बोर्ड के लिए। अब देखो जो बनेंगे आगे हम जब रिवीजन करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना मतलब आज का 4th क्वेश्चन है कि मेरे पास एक डाइपोल है, वो एक्स एक्सिस से, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, यहां से एक डाइपोल को कैसे प्लेस किया गया है, ये मेरा डाइपोल मोमेंट पी है। ठीक, यहां से इसको थीटा एंगल पे प्लेस किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, थीटा एंगल पे प्लेस किया गया ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक, ये मेरा वाई एक्सिस मान लेता हूं। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इसको प्लेस किया गया है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को चालू किया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया गया, या फिर इस सिस्टम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया जिसकी वैल्यू क्या है, ई आई कैप। ठीक है, इस सिस्टम को उठा के, एक डाइपोल था मेरे पास, उसको एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे रखा गया था। इस सिस्टम को उठा के एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इस डायरेक्शन में है, एस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है, टाउ के कैप। कितने दे रखी है, टाउ के कैप। ठीक है, उस टाइम पे जब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा कितना लगेगा, ये लगेगा। ठीक, अब क्या किया गया, इस सिस्टम को उठा के इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल दिया गया। इस सिस्टम को क्या किया गया, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल दिया गया और इसको एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया जो कैसे है, जे कैप में है। जो मेरा E2 की वैल्यू हो कितनी है, E अंडर द रूट ऑफ E √3E। कैमरा बंद हो गया क्या, नहीं, √3E आवाज आई थी, √3E जे कैप। जे कैप का मतलब क्या, वाई डायरेक्शन में। इस टाइम ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हट गया, एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी कैसे, वाई डायरेक्शन में, इधर की तरफ। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, √3I, मतलब पहले वाले का इतना है। ठीक है, √3I। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन इस टाइम जो टॉर्क लगेगा कितना लगेगा, T1 के बराबर लगेगा लेकिन माइनस में लगेगा। T1 के बराबर लगेगा लेकिन माइनस में लगेगा। T1 के बराबर लगेगा लेकिन माइनस में, ये माइनस के कैप में है। ठीक है, और ये के कैप में। T1 के बराबर लगेगा लेकिन माइनस में लगेगा, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमें बताना है थीटा की वैल्यू, फाइंड थीटा। क्वेश्चन समझ में आया कि मेरे पास एक डाइपोल था, उसको एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर रखा गया था। पहले उसको एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया जो एक्स डायरेक्शन में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ई है। उस समय जो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टाउ के कैप लगेगा, माइनस है, माइनस जेड डायरेक्शन में। उसके ऊपर फोर्स लगेगा माइनस जेड है, मतलब इधर की तरफ, इधर डायरेक्शन क्या है, माइनस जेड डायरेक्शन है। ठीक है,
इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद किया गया, यहां से निकाला गया, इसको एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया जिसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, √3e के बराबर। इस टाइम जो टॉर्क लगेगा T1 के बराबर लगेगा, लेकिन माइनस में लगेगा। इसका जो डायरेक्शन होगा कितना होगा, k कैप में होगा। देखो इसके साथ तो इसका एंगल कितना है, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक्स एक्सिस में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में, इसका एंगल भी थीटा से कितना, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है। मतलब पहले केस में जो P एंड E के बीच का जो एंगल है कितना है, थीटा है। लेकिन दूसरे केस में क्या हो जाएगा, P एंड E के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा ये है। यहां से y एक्सिस पे, x एक्सिस पे था मेरा P से कितना था, थीटा एंगल पे था x एक्सिस से, ठीक है P। और यहां से जो मेरा y इलेक्ट्रिक फील्ड है y एक्सिस में है, इधर है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, मेरे मुझे अब ये वाला एंगल चाहिए ना, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, नहीं होगा। इस वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे था, x एक्सिस से उसका एंगल भी थीटा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में था। लेकिन इस केस में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच का एंगल चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल मेरा 90 माइनस थीटा। बस इतना ही कंसेप्ट, अब तो हो जाएगा। मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों टॉर्क बराबर है, तो पहले टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, माफ करना सॉरी, ठीक है, पहले टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है ना टॉर्क का वैल्यू, PE साइन थीटा, यही होता है ना, P साइन थीटा। दूसरे केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी मेरी, माइनस में PE साइन, इस बार एंगल कितना होगा, इस बार एंगल वो नहीं होगा, इस बार एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इस वाले केस में क्या था, PE साइन थीटा, है दोनों बराबर लेकिन एंगल तो अलग अलग है ना। इस वाले केस में क्या था, PE साइन थीटा, E और P के बीच का एंगल थीटा था। इस केस में क्या है, PE साइन 90 माइनस थीटा होगा। इस केस में क्या होगा, PE साइन 90 माइनस थीटा। और हमें पता है क्या है, दोनों बराबर है, यहाँ से T2 की वैल्यू ये होगी। ठीक, ये मेरा क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ k है। ये सब तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमने क्या निकाला, T1 निकाला, यहाँ से T2 निकाला। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट करते हैं, आंसर निकालते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल है। T1 बराबर है T2, और T2 बराबर है माइनस ऑफ T1। T2 की वैल्यू कितनी है, माइनस PE कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू माइनस, माइनस कहाँ से आया इसमें, माफ करना, इसमें माइनस नहीं होगा। ठीक है, T2 की वैल्यू में माइनस नहीं होगा, यहाँ पे बस माइनस k कैप होगा। T2 की वैल्यू में माइनस, जो डायरेक्शन होगा माइनस k कैप में होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा प्लस k कैप में होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा ना देख लेना क्या डायरेक्शन दिया होगा, इसका होगा मेरा माइनस का k कैप डायरेक्शन। और T1 की वैल्यू कितनी है, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, P से PE कट गया, यहाँ से साइन थीटा इधर जाएगा, ये माइनस से माइनस चल बसा, यहाँ पर कहीं माइनस था, हाँ इसके माइनस इक्वल होगा, माइनस से माइनस चल बसा, यहाँ पे k कैप था, k कैप करके यूनिटी आ गया। तो यहाँ से क्या निकालना है मुझे, अच्छा हाँ इसकी वैल्यू माफ करना है, यहाँ पर तो गलती हुई है, जो E की वैल्यू है ना वो क्या है, और E की वैल्यू इस केस में E नहीं है, क्या है, √3e है। ठीक है, यहाँ से गलती हुई, माफ करना। ठीक है, तुम गलत कैसे आना है, यहाँ पे क्या है, E की वैल्यू √3e है, तो फ्लो मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, T2 की वैल्यू क्या होगी, P√3e साइन थीटा, क्योंकि E की वैल्यू क्या है इसमें, √3e है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इससे जो गलती होगी वैसे। यहाँ पे क्या होगा मेरा, P√3e, तो E कट गया, P कट गया, तो क्या बचा मेरा, √3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो √3 टेन थीटा, टेन थीटा कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, √3 के बराबर। एंगल कितना आ गया, P और E के बीच में 60 डिग्री का आ गया। इतना आसान सवाल आता है, कुछ नहीं का सब कुछ दे रखा था, दोनों को इक्वेट करना था, बस ये बस वैल्यूज पुट करने में ध्यान रखना है। ठीक है, E2 की वैल्यू देखिए, पता है कभी कभी क्या इक्वल दिया होता है ना, तो हम सीधे ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं। नहीं, पहले T2 की वैल्यू निकालो, जैसा निकलना चाहिए नॉर्मल केस में। E की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू क्या है, √3e है, P की वैल्यू जो है वो रखेंगे, जो थीटा की वैल्यू वो रखेंगे, उसके बाद देन इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, बस ध्यान रखना चीजों का। हो गया, इसको पॉज करके नोट करो, तो बहुत बेहतरीन सवाल करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखना जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म्ड बाय द टू पार्टिकल फिक्स, टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, टू चार्ज पार्टिकल फिक्स एट द एंड ऑफ एन लाइट रॉड ऑफ अ लेंथ L। ठीक है, क्या कह रहा है कि मेरे पास, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, आंसर करते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं कि मेरे पास क्या है, एक लाइट रॉड है, एक लाइट रॉड है मान लेता हूं, और इसके ऊपर दो पार्टिकल को फिक्स किया गया है।
ठीक है, लाइट रॉड एट अ लेंथ ऑफ एल, इसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक, इसका लेंथ कितना है, द मास ऑफ द ईच पार्टिकल इज एम, दोनों पार्टिकल का मास क्या है, एम है, ठीक, एंड द चार्ज आर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, चार्ज कितना है इसको मान लेता हूँ माइनस क्यू है, इसको मान लेता हूँ प्लस क्यू है, ठीक है। इस तरह से एक पार्टिकल बनाया गया है, एक रॉड, एक डाइपोल बनाया, कहीं ना कहीं क्या है, डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल है, एक डाइपोल बनाया गया, डायरेक्टली इसने बोला है द सिस्टम इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द डाइपोल इज पैरेलल टू द रीजन ऑफ डाइपोल इज स्लाइटली रोटेट्स, पैरेलल इन द रीजन इन इलेक्ट्रिक रीजन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या किया गया है, प्लेस किया गया इस सच अ वे, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा पैरेलल होगा, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो क्या है मेरा, पैरेलल है इसके, ठीक। डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डाइपोल स्लाइटली रोटेट अबाउट इट्स सेंटर एंड रिलीज्ड, इसको क्या गया, इसके सेंटर से इसको थोड़ा सा मतलब ये ऐसे है, इसको हल्का सा रोटेट किया गया, छोड़ दिया गया, इसको हल्का सा रोटेट करके छोड़ दिया गया, हल्का सा रोटेट करके, स्लाइटली रोटेट अबाउट इट्स सेंटर एंड रिलीज, शो दैट द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो, मान लो इसके बीच एंगल अभी कितना है, जीरो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसको जब हल्का सा रोटेट करेंगे तो ये एंगल थीटा बनेगा, कि बहुत छोटा सा एंगल है, ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर, सो दैट द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ बहुत छोटा हुआ, एंड इट्स मोशन इज एंगुलर एसएचएम, और किसमें आ गया, एंगुलर एसएचएम में आ गया, तो इवैल्यूएट इज टाइम पीरियड। अब देखो एंगुलर एसएचएम में कैसे है, एसएचएम जानते हो ना क्या होता है, ऐसे ऐसे होना आगे पीछे, अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो देखो इसको हल्का सा छोड़ा गया ऐसे, तो वापस से क्या करेगा, फोर्स लग के इसको वापस अपनी जगह पे ला देगा, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस पे फोर्स लगने की वजह से हल्का सा ऊपर गया, वापस अपनी जगह पे आएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से क्या हो जाएगा, हल्का सा ऐसे मुड़ जाएगा, वापस ऐसे फोर्स लगेगा, वापस अपनी जगह पे, लेकिन इनर्शिया की वजह से क्या जाएगा, वो वापस से ऊपर जाएगा, तो मतलब हल्का हल्का से ऐसे 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 करता रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, किस टाइम पीरियड से ये एसएचएम कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, हल्का इतना ज्यादा नहीं हो रहा, हल्का हल्का हो रहा है, इसका टाइम पीरियड। तो इस केस में हम एसएचएम में टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, याद है, 2 पाई बाय ओमेगा, कैसे निकालते थे, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा निकालना है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, वरना देख लो कि हम केस के एसएचएम वाले को सॉल्व कैसे करते थे, एसएचएम की कहानी में क्या होती थी। अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर में क्या निकालते थे, सबसे पहले हम रिस्टोरिंग फोर्स क्या निकालते थे, रिस्टोरिंग फोर्स निकालते थे, क्या निकालते थे, रिस्टोरिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, पहले हम रिस्टोरिंग फोर्स निकालते थे, उसके बाद क्या निकालते थे हम, इसका वो थीटा निकालते थे, ठीक है, मतलब फोर्स का फॉर्मूला लिखते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फिर एक्सेलरेशन को लिखते थे हम इनर्शिया वाले फॉर्म में, ठीक है, एक्सेलरेशन को लिखते थे हम इनर्शिया वाले फॉर्म में, लैम्डा आई करके कुछ, ये माइनस एक्स सॉरी थीटा के फॉर्म में, और इसको फिर हम थीटा के टर्म में चेंज करते थे, ओमेगा इंटू थीटा, मतलब पूरा ये कहानी होती थी, क्या होता था मेरा ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, और ये भी एक्स, इसको भी थीटा के टर्म में लाते थे, ठीक है, तो पूरा ये सब कहानी होता था, फिर थीटा से थीटा कटता था, एम जाता था, तो ओमेगा की वैल्यू कुछ, मतलब इसको ओमेगा का इक्वेशन आती, ये सब कहानी होती थी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था मेरा, ये अगर एंगुलर की बात करें, रोटेशन की बात करें, तो इसके अंदर क्या निकालते थे हम, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालते थे, कि रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आ रहा है, ठीक, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालते थे पहले, फिर उसके बाद रिस्टोरिंग टॉर्क का एक फॉर्मूला होता था आई लैम्डा, इसको हम थीटा के फॉर्म में रखते थे, ठीक, फिर यहाँ से हम इसको चेंज करते थे, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, इधर भी थीटा, थीटा से थीटा कटता था, आई ओमेगा की इक्वेशन बनता था, कहानी सॉल्व करते थे, ठीक है, पूरा ही 11th का थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने बता दिया। इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रिस्टोरिंग फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम हो रहा है ना, तो सबसे पहले बताओ इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालेंगे, ऊपर जा रहा होगा इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, देखो पहले तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क जीरो है, लेकिन जैसे ऊपर गया इस पर टॉर्क लगेगा, कौन, इसको वापस अपनी रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब उसको वापस अपनी जगह पे लाने वाला टॉर्क, तो इसको क्या चाहेगा, वो उसको अपनी जगह पे वापस ले आओ, तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, तो वो कितना होगा मेरा, रिस्टोरिंग टॉर्क हमेशा माइनस में दिखाते हैं, ठीक है, जब भी रिस्टोरिंग की बात होती है तो हमेशा माइनस में होता है, उसको वापस जगह पे लाना ना, इसलिए तो क्या होगा मेरा, पीई साइन थीटा, क्या होगा, पीई साइन थीटा, हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसने क्या बोला है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो साइन थीटा जब स्मॉल होता है, जब साइन थीटा स्मॉल होता है तो उसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, थीटा के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ से रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आ सकता है ठीक, पीई थीटा आएगा, क्या आएगा, पीई थीटा आएगा। यहां से एक टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आई इंटू अल्फा, क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा भाई, ये कहानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला अगर 11th में याद होगा, पूरा 11th का है, ठीक है, तो वो क्या होता है मेरा, एम एल का स्क्वायर प्लस में
m1 l1 का स्क्वायर प्लस में m2 l2 का स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी, बहुत सारा। इसमें तो दो ही मास है ना, एक की बात करता हूँ, पहले इसकी बात करता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, दूसरा तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ कितना होगा मेरा l/2 होगा, कितना होगा l/2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा i कितना आ जाएगा, यहाँ से i को मैं यही निकाल देता हूँ, m l/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा m l/4, है ना। दो है, एक ये वाला एक ही वाला, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका भी तो सेम होगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा मेरा ml2 आएगा, कितना आएगा ml2, क्या आ जाएगा मेरा i की वैल्यू ml2, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा मेरा ml²/2, से स्क्वायर लगेगा ना, भूल गया था मैं, ठीक है, m²/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है ω²/θ, क्या होता है ω²/θ। इन दोनों को इक्वेट कर दो, सॉरी इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों क्या है रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है 2q × L, सो इसमें क्या होगा QL होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है L है, 2L नहीं है, तो क्या होगा Q × L माइनस, ठीक, और E की वैल्यू थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से मैं लिख ही देता हूँ इस चीज को, क्या हो जाएगा -QLE θ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू होती है ना भाई 2L, तो इसका इसका डिस्टेंस तो L है, 2L है नहीं, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा ml²/2 ω²θ, थीटा से थीटा चल बसा, एक L से यहाँ पे स्क्वायर था, ये एक L चल बसा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड निकालने के लिए ओमेगा चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से इन सबको मिटा दो ना, चलो यहाँ लिख देता हूँ छोटे से जगह में, तो यहाँ से मेरा ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी -q, तो यही रहेगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो -2qe, ठीक, और यहाँ से ml नीचे आएगा, ml² ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी √, ये 2 माइनस वाला खत्म हो जाता है ना, इसका भी माइनस का माइनस, ये माइनस खत्म हो जाता है, दोनों क्या होते हैं माइनस माइनस होते हैं ना, दोनों खत्म हो जाते हैं, स्टोरिंग की बात होती है तो, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2qe/ml का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो, टाइम पीरियड निकल जाएगा, जेई में आया हुआ सवाल है, बताओ इतना हलवा था, बस इसका लैंग्वेज समझना था, 2qe/ml², पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक है, ये भी है, इतना भी नहीं है यार कि टफेस्ट एग्जाम, पढ़ के जाओगे तो बहुत इजी है। ये आ गया टाइम पीरियड मेरा, इतना आसान सवाल था, तो क्वेश्चन कितना बड़ा, आंसर इतने में, तो 11th का है भाई, इतने में आ गया आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, बस कंसेप्ट 11th की 2-3 बातें याद होनी चाहिए, फिर जेई के पेपर 11th और 12th दोनों याद रहेगा ना, आसान है फिर जेई, ठीक है। पॉज करके नोट करो इसको, आगे देखते हैं फिर, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, चलो मुझे याद ही आ गया वो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, पॉज करके नोट कर लो, नहीं किया तो पीछे जाओ, अपने लेफ्ट साइड में 2 क्लिक करो यूट्यूब पे, जो आप जिस पे भी देख रहे हो आप, ठीक है, वहां पर 2 क्लिक करो, 10 सेकंड पीछे जाएगा, वहां फिर जाकर पॉज, बीच में क्लिक करना तो पॉज हो जाएगा, पॉज करके फिर वहां से नोट करके फिर देन उसको प्ले करना और फिर दोबारा से आगे देखना, ठीक है। आगे समझ में, ये भी समझा दिया मैंने, पॉज कैसे करना है। चलो मजाक से बाहर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक, उसको हमने क्या किया, जस्ट रिलीज कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो किसी 30 डिग्री एंगल पे, किस पे है 30 डिग्री के एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल 30 डिग्री के एंगल पे, डाइपोल मोमेंट ऐसे है 30 डिग्री के डाइपोल पे है, उसको मैंने क्या किया, जस्ट रिलीज किया, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, टॉर्क लगेगा इसके ऊपर PE sin θ लगेगा। हमें क्या निकालना है, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है। देखो जब कोई चीज सीधे मोशन करती है तो एक्सीलरेशन निकालते हैं, जब कोई चीज घूमती है तो क्या निकालते हैं हम, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। हमें इसका एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब याद है, अभी मैंने टॉर्क का एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, I × ये क्या होता है मेरा एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो देखो इसका मान लेता हूं मास m है, इसका भी मास m दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा लेंथ कितना है मेरा 2L है, तो ये वाला L, ये वाला L भी, पूरा लेंथ कितना है 2L, सब क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा टाउ PE sin 30, sin 30 is 1/2, sin 30 is 1/2, तो PE 2 हो जाएगा ये, ठीक। अच्छा I की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 मास है ना, तो ml का स्क्वायर
प्लस में ml का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा I 2ml का स्क्वायर। तो यहाँ से टाउ कितना आ जाएगा मेरा 2ml स्क्वायर अल्फा, दोनों को इक्वेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2ql, लिख सकता हूँ ना इसको जी, p को मैं कह देता हूँ 2ql, p की वैल्यू है इंटू 2ml स्क्वायर बाई अल्फा, 2 से 2 चल बसा, एक l से एक l चल बसा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई QE बाय ml। ठीक, आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। इस तरह सवाल ही बोर्ड में आ सकता है, ये बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, एक आसान सवाल था। अगला टॉपिक देखते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में 1 नंबर में 2 नंबर में उसमें क्या आता है स्टेटमेंट टाइप में आ जाता है उसका। ठीक है, चलो जी, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते थे इसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल के अंदर इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते थे। जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने सारे ले लिए। ठीक है, और जो बचे हुए 1-2 उसको देखेंगे अभी हम, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, डाइपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या कहानी होगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मेरे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक, यहाँ पे तो ये वीक है, क्या है वीक है, और यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग है, क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, यही कहानी यहाँ पर भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे क्या है वीक। तो इसके अंदर मान लो एक डाइपोल रखा गया है, एक डाइपोल को मैंने यहाँ से समथिंग थीटा एंगल पे प्लेस किया। ठीक, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इधर फोर्स लगेगा QE, इस पे इधर फोर्स लगेगा QE, दोनों पे क्या लगेगा फोर्स लगेगा। लेकिन क्या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है तो इधर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। इसको मैं अगर इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू U1 बोल दूं, इसको मैं E2 बोल दूं, तो यहाँ पे E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, E2 की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम है कि नहीं, ये बात हो रहा है ना। यहाँ फोर्स तो इक्वल नहीं होता, इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा। तो हो भी सकता है, क्या पता बराबर हो, क्या पता नहीं हो, क्या पता इसका डायरेक्शन अलग हो, कुछ भी हो सकता है इस केस में। ठीक है, तो यहां से बोल सकता हूं नेट फोर्स में और मे नॉट बी 0। नेट फोर्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही कहानी टॉर्क के साथ होगी, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो भी सकता है, नहीं, जो नेट टॉर्क होगा वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, क्या पता है फोर्स बराबर ना हो। जब वापस ऐसे ही आके ऐसे हो जाएगा, डाइपोल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, लेकिन वो दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे, इस पर नेट टॉर्क भी 0 नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल है तो नेट टॉर्क 0 कहां से होगा। तो बोल सकता हूं ऑल्सो नेट टॉर्क में और मे नॉट बी 0। बात क्लियर हो रही है। बात एग्जाम में आएगा, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में तुम्हें यही लिखना पड़ेगा, ड्यू टू बॉडी आर इन ट्रांसलेटेड एज वेल एज रोटेटिंग मोशन। अब ये भी पक्का नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मे और मे नॉट बी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ये है, इधर पर डायरेक्शन ही चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर टॉर्क लगा तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर फोर्स, तो टॉर्क क्या हुआ, इधर ट्रांसलेटिंग मोशन में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर रोटेशन नहीं हो रहा है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी ये लाइन तो काट ही दो इस चीज को। ठीक है, हो भी इतना ही देखोगे तो आंसर आएगा। आई थिंक कैमरा चल रहा है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहां से ये कंसेप्ट आता है, यहां तुम्हें एक चीज लिखना पड़ेगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेट टॉर्क 0 होगा भी, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बॉडी स्पिन ऐसे घूमे, कोई फिक्स नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां से एक सवाल आ सकता है, बहुत बढ़िया सवाल, जेईई में भी आया हुआ है, मतलब आया नहीं, आ सकता है। ठीक है, एक्चुअली अभी आया नहीं है। क्या है कि मेरे पास एक डाइपोल रखा है, एक डाइपोल है, ठीक, मेरे पास एक आ जाएगा इतने में, नहीं मिटाना पड़ेगा, पॉज करके नोट करोगे इसको। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। देखो मेरे सारे क्लास 1 घंटे के आसपास होते हैं, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन में पढ़ाता तो मैं 1 घंटा ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो 1 घंटा ही इनफ होता है। ठीक है, आराम से हमारा सिलेबस सितंबर तक पूरा हो जाएगा। ठीक है,
सितंबर से पहले कोशिश करूंगा पूरा करने का, फिर उसके बाद रिवीजन करना ना काफी ज्यादा, इसलिए चलो देखते हैं कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि मेरे पास डाइपोल मोमेंट है, एक डाइपोल मोमेंट है जिसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है डाइपोल, ठीक, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। दे इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन विथ increases 10 to the power -7 न्यूटन्स पर कूलम्स पर मीटर। मतलब अगर मैं यहां से 10 to the power 7 है, ठीक है, 10 to the power -7, हाँ 10 to the power -7 है। अगर मैं यहां से इतना ऊपर जाऊंगा, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 10 to the power -7 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। 10 to the power -7 टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। यहां से अगर मैं 1 मीटर दूर जाऊंगा, मान लो यहाँ पे 0 पे हूं मैं, ठीक है, अगर मैं यहां से 1 मीटर दूर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इतने मीटर पर मीटर इंक्रीज करेगी। 1 मीटर पे इतना, 2, इसका लेंथ टोटल कितना है, 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 लेंथ दे रखा है इसका, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंपल सी बात है। तो इससे क्या पता लग रहा है, डाइपोल मोमेंट नीचे, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज नीचे, ये चार्ज ऊपर है। ये खुद हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 मीटर जाएंगे तो 10 to the power 2, 2 मीटर जाएंगे तो 2 into 10 to the power -7, 3 जाएंगे तो 3 into 10 to the power 7, ठीक है। तो बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, फाइंड नेट फोर्स। डाइपोल को मैं क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स। किसके ऊपर, नेट फोर्स कितना है इस डाइपोल के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस वाले पे कहां फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इन द डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है तो इससे फोर्स भी कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, यहां पर मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 1 है स्टार्टिंग ओरिजिन पे ही। तो यहां पे कितना फोर्स लगेगा, Q1 पे, फोर्स ऑन प्लस Q कितना लगेगा, Q ड्यू टू E1, E, ठीक है। यहां पर मान लेता हूं मेरा E2 है, ठीक है, यहाँ पे मेरा मान लेता हूँ E1 है। E1 की वैल्यू कितनी है, 1 मान ली मैंने, हमारे मानने के ऊपर है। फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कितना लगेगा, चार्ज कितना है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कितनी होगी, देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली E1, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही, बढ़ रही है, तो यहाँ पे कितनी थी, E1 थी, मतलब 1 थी, ठीक है। ऊपर जितना गए हर बार कितना बढ़ा, 10 to the power -2। 1 मीटर गए तो इतना, 2 मीटर गए तो इतना, 3 मीटर गए तो उसका 3 टाइम, 4 मीटर गए तो उसका 4 टाइम। हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 2L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ जाएगा, 2L into 10 to the power -7। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो रहा है, -1, और यहाँ पे क्या है, दोनों को माइनस करा, यहाँ पे ये कहानी होगी मेरी किसकी, F2 की, F2 माइनस Q पे इतना फोर्स लगेगा। अब देखो दोनों फोर्स की डायरेक्शन इक्वल है, अपोजिट है, ठीक है। तो F नेट कितना हो जाएगा मेरा, किसका फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा मेरा, F -Q2 -Q माइनस में F ऑन प्लस Q, ठीक है। तो -Q पे कितना फोर्स लग रहा है, Q E + 2L इंटू E की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू 10 to the power -7। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है मैंने क्वेश्चन के अंदर, 10 to the power -5 मीटर्स पर कूलम, और क्वेश्चन पढ़ लेना वहां पे, ठीक। और E1 को उसकी कितनी वैल्यू, प्लस वाले की माइनस का साइन है, माफ करना, Q E1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ से Q कॉमन आ रहा है तो Q कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2L इंटू 10 to the power -7, -1 बचेगा, यहाँ Q कॉमन आ गया तो माइनस से माइनस चल बचा। F नेट की वैल्यू कितनी आई, Q 2L इंटू 10 to the power -7। Q इंटू 2L किसके, P के बराबर होता है, तो P इंटू 10 to the power -7। P की वैल्यू कितनी है, 10 to the power 5 इंटू 10 to the power -7। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 to the power -2 मीटर्स पर कूलम, सॉरी न्यूटन, सॉरी फोर्स निकाल रहा हूँ ना मैं, ये मेरी आएगी F नेट की वैल्यू। दैट्स ऑल। इससे टफ क्वेश्चन ना एग्जाम में आ सकता है, जेईई को तो कुछ भी नहीं पता, उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जिस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं ना अपने हिसाब से मैंने सारे करा दिए हैं।
और कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, खास करके जी बोर्ड के हिसाब से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें जेईई में आ सकता है। तो मैं अभी उसके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें देखेंगे अच्छे से क्वेश्चन को। तब तक इन सारे क्वेश्चनों कीजिए। अगले वीडियो मिलेंगे हम गॉस लॉ के साथ, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। आज से इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक खत्म। इसमें 2 वीडियो लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 वीडियो लगे थे, 2 या 3 वीडियो लगे थे। हाँ, कूलम्स लॉ में 3 या 4 वीडियो लगे थे। इस तरह से उसमें गॉस लॉ के भी 2 या 3 वीडियो बनेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।